हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो अपन डिस्कस कर रहे थे शैलेंद्र सिंह सर की फिजिकल ज्योग्राफी की जो न्यू बुक है उसके एमसीक्यूज़ को, उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज का अपना सेशन ओशियनोग्राफी का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले अपन लोगों ने एक सेशन ओशियनोग्राफी का कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और इसे शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत दिखाई दे सकती है क्योंकि है दिक्कत। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित सागरीय तरंगों में किसकी उत्पत्ति कई तरंगों के ध्वस्त कोलैप्सिंग होने के कारण होती है? रोग तरंग, रोग वेव की, स्वेल तरंग, सर्फ तरंग, ब्रेकर तरंग। किसके कारण होती है? कई तरंगों के ध्वस्त होने के कारण एक कोई तरंग बनती है, तो वो कौन सी तरंग बनती है आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे रोग तरंग को, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसके नीचे दी गई है तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर यह व्याख्या दी गई है कि कई सागरीय लहरों के एक बिंदु पर गिरने के कारण उत्पन्न रोग तरंगें या फिर दैत्याकार तरंगें, मॉन्स्ट्रॉन वेव्स, अनियमित एवं अत्यधिक ऊंचाई वाली, अत्यधिक प्रचंड एवं विनाशकारी होती हैं। इन्हें सुपर तरंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित सागरीय तरंगों में से कौन रचनात्मक तरंग कही जाती है? उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें या फिर न्यून आवृत्ति वाली तरंगें, दोलन तरंगें या फिर लघु तरंग धैर्य वाली तरंगें। तो कौन सी तरंगें हैं जो कि रचनात्मक तरंग कही जाती है? तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या करेक्ट होगा? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो रचनात्मक तरंगें होती हैं उनको कहा जाता है न्यून आवृत्ति वाली तरंगें कहा जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे सर ने दी होगी, तो आप लोग देख लीजिए। ये व्याख्या दी गई है यहाँ पे कि जो दीर्घ तरंगें होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, एवं न्यून आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं उन्हें सागरीय तरंगें या फिर रचनात्मक स्वभाव वाली होती हैं, क्योंकि ये तरंगें सागरीय पुलिन बीचज का अपर्दन नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रचनात्मक या फिर कंस्ट्रक्टिव तरंगें इनको बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरीय किनारों शोर लाइन्स में से किसका निर्माण सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन के कारण होता है? निमग्न सागरीय किनारा शोर लाइन ऑफ सबमर्ज, उन्मग्न सागरीय किनारा शोर लाइन ऑफ इमरजेंस, तटस्थ सागरीय किनारा या फिर मिश्र सागरीय किनारा। तो सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन का कारण पूछा गया है, तो इसमें आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा ऋणात्मक परिवर्तन, यानी कि सागर तल में गिरावट हो रही हो। गिरावट कब होती है? जब किनारा आप लोगों का उन्मग्न होता है, यानी कि इमरजेंस होता है सागर तल में। तो यहाँ पे आप लोगों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या इसकी दी गई है, सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि सागर तल में गिरावट हो रही हो, फॉल इन सी लेवल, यानी कि सागर तल का नीचा होना। जब सागर तल नीचा होता है तो जलमग्न सागरीय किनारे ऊपर आ जाते हैं, और इन्हीं सागरीय किनारों को क्या कहा जाता है? उन्मग्न किनारा इनको कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरीय तरंगों में से कौन सर्वाध कॉमन एवं बराबर फ्रीक्वेंसी आने वाली होती है? ज्वारीय तरंगें होती हैं, विवर्तनिक क्रियाओं से उत्पन्न तरंग होती है, वायु द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, या फिर भूकंपीय घटनाओं के द्वारा उत्पन्न तरंग होती है। कौन सी होती है? कॉमन और बराबर जो होती है, बार बार आने वाली जो तरंगें हैं वो आप लोगों से पूछी गई है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे वायु के द्वारा जो उत्पन्न तरंगें होती है वो कॉमन होती है और बार बार आने वाली तरंगें होती है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए व्याख्या दी गई होगी। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी है कि जो सागरों में वायु होती है उसके द्वारा उत्पन्न लहरों की आवृत्ति कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरीय तरंगों में कौन गहरे सागर की तरंगें हैं? गहरे सागर की तरंगें कौन सी होती हैं? स्थानांतरित तरंग या फिर दोलन तरंग,
बिलांचली तरंग या फिर संक्रमणीय तरंग। कौन सी तरंगें होती हैं जो कि गहरे सागर की तरंगें बोली जाती है? तो इसमें आप लोग ऑसिलेटरी या फिर आपकी जो दोलन तरंगें होती हैं उनको याद रखेंगे। ये गहरे सागर की तरंगें होती हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि जो तेज वेग वाली वायु के द्वारा गहरे सागरीय जल में जनित या फिर उत्पन्न लहर को ही क्या कहते हैं? दोलन तरंग या फिर गहरे सागरीय जल की लहर कहते हैं। इस तरंग की महासागरीय तली से संपर्क नहीं होता है। ये जो तरंग होती है, जो महासागर का तली होता है, उससे इसका कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। ऊपर ऊपर ये तरंगें बहती रहती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरीय तरंगों में कौन तरंग सबसे खतरनाक होती है? स्प्लिंग तरंग, ध्वस्त होती तरंग, सर्जिंग ब्रेकर तरंग या फिर प्लंजिंग ब्रेकर तरंग। सबसे खतरनाक तरंग यहाँ पे पूछी गई है। तो जो सबसे खतरनाक तरंग क्या होती है? जो बीच में से टूट जाए, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्लंजिंग ब्रेकर तरंगें। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक तरंगें होती हैं। कैसे होती हैं? यहाँ पे सर ने बताया हुआ है कि जो प्लंजिंग ब्रेकर तरंगें होती हैं, जब शीर्ष पर टूटकर सीधा लंब रूप से गिरती हैं तो उससे जनित तरंग तीव्र गति से सागर तट की ओर झटपट आई। ठीक है, यानी कि एकदम से बीच में जा रही है और यहाँ से टूट गई तो एकदम से ऐसे गिरेगी ना, तो ये क्या करेगी? सागर तट की ओर में झपटती है तथा खतरनाक विकराल रूप धारण ये कर लेती है। इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो उसको एकदम नीचे से धर ले जाएगी। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सागर क्षेत्र, जहाँ पे सागरी सतह, जहाँ पर सागरी तरंगें वायु द्वारा उत्पन्न होती हैं। सीचेज, खुले महासागर में सागरी तरंगें होती हैं। फेज, सागरी सतह की वह लंबाई या दूरी जिस पर वायु चलती है। तरंग ट्रेंस, अनेक तरंगों वाला स्वेल। तो कौन है जो कि सुमेलित नहीं होगा? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो सुमेलित नहीं होगा, जो सीचेज के बारे में कह रहा है, जो सीचेज होता है इसमें ये खुले महासागर में सागरीय तरंगें बता रहा है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्योंकि जो क्या होता है, ये सागरीय पत्तन में सागरीय तरंगे को सीचेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो बंदरगाह होते हैं या फिर सागरीय पत्तन होते हैं, उनमें सागरीय तरंगों को शेष या फिर सीचेज कहा जाता है। इसमें सागरीय जल आगे पीछे चलता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24(8). चलो, निम्नलिखित में से कौन महासागरों में तरंग जनित करने वाला बल या फिर फोर्स नहीं है? गुरुत्व बल, वायु द्वारा रगड़, अंतःसागरीय ज्वालामुखी उद्भेदन या फिर अंतःसागरीय भूस्खलन। तो कौन है महासागर में तरंग जनित करने वाला बल या फिर फोर्स नहीं होगा? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो बल या फोर्स नहीं होगा तरंग जनित, तो उसमें आपका गुरुत्व बल हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या सर ने नीचे दी है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सागरों एवं महासागरों में लहरों के जनन में गुरुत्व बल का कोई भी योगदान नहीं रहता है। अंतःसागरीय ज्वालामुखी के उद्भेदन तथा अंतःसागरीय भूस्खलन से सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, जबकि सागरीय सतह पर तीव्र वेग से चलने वाली पवनों की रगड़ फ्रिक्शन से सामान्य लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 249, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनामी तरंगों का कारण नहीं है? सुनामी तरंगों का कारण कौन नहीं होगा? अंतःसागरीय या फिर अधोसागरीय भूकंप, वायुमंडलीय दाब एवं परिसंचरण। यहाँ पे नीचे दिए ऑप्शन, अंतःसागरीय ज्वालामुखी उद्भेदन या फिर विवर्तनिक संचलन। तो सुनामी तरंगों का कारण नहीं पूछा गया है, वो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें देखिए आप लोग याद रखेंगे जो वायुमंडलीय दाब होता है और परिसंचरण होता है, ये कोई भी कारण नहीं होता है सुनामी तरंगों का। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथन नहीं है? दो लहरों के बीच की लंबवत दूरी को तरंग ऊंचाई कहते हैं। दो क्रमिक तरंग गर्तों वेव ट्रफ के बीच की क्षैतिज दूरी और दो क्रमिक तरंगों के शिखरों के बीच लंबवत दूरी तरंग ऊंचाई होती है। तरंग प्रवणता वेव स्टीपनेस तरंग ऊंचाई एवं तरंग लंबाई की अनुपात होती है। सागरी तरंग गतिशील ऊर्जा होती है। तो इसमें आप लोगों का क्या आंसर करेक्ट होगा? कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से जो पहला दिया गया है कि जो दो लहरों के बीच की लंबवत दूरी होती है उसको तरंग ऊंचाई आप लोग बोलते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है, तो इसमें आप लोगों का आंसर ये ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी के सभी जो दिए गए हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। चलो इनको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों यही जो लाइनें लिखी गई हैं वही व्याख्या में लिखी हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सागरी तरंगों के विषय में सही कथन है? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। एक तरंग को एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसे तरंग अवधि कहते हैं। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली सागरी तरंग की संख्या को तरंग आवृत्ति यानी कि वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दो तरंग शिखरों के मध्य डिप्रेशन को तरंग गर्त या फिर वेव ट्रफ कहते हैं। आगे बढ़ती सागरीय तरंग की एक तरंग लंबाई वेव लेंथ की दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसे तरंग अवधि वेव पीरियड कहते हैं। तो इसमें आप लोगों का कौन सा कथन करेक्ट होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आगे बढ़ती हुई सागरीय तरंग की एक तरंग लंबाई वेवलेंथ की दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? तरंग अवधि वेव पीरियड आप लोग इसको बोलते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसकी आपको व्याख्या दी गई है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एटाल के विषय में सही कथन नहीं है? इनका निर्माण सामान्यतः द्वीप के चारों तरफ होता है। वास्तविक एटॉल लंबी आकृति वाले होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, या फिर एटॉल के मध्य एक लघु द्वीप होता है। एटॉल की गहराई 40 से 70 फैथम के बीच होती है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो एटॉल के विषय में कौन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो एटॉल के विषय में जो सही नहीं होगा वो आप लोग देखिए यहाँ पे कि जो वास्तविक एटॉल जो होती है लंबी आकृति एलोंगेटेड वाले होते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई आकृति वाले आप लोग सुने होंगे, जैसे घोड़े की नाल के आकार का, मुद्र का, रिंग आकार का, गोल आकृति वाले कई सारे सुने होंगे, लंबी आकृति वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का बी आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है तो यही सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तटीय प्रवाल भित्ति, बोट चैनल। प्रवाल भित्ति प्राकृतिक सुरक्षा पंक्ति इसको बोला जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और फुराफुटी एटॉल ये आपके इंडोनेशिया में है। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। चलिए, तो देखिए जो तटीय प्रवाल भित्ति है बोट चैनल में है, ठीक हो जाएगा। प्रवाल भित्ति को प्राकृतिक सुरक्षा पंक्ति बोला जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को फुराफुटी एटॉल इंडोनेशिया में दिखा रहा है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का गलत है, इसीलिए ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलो ये देख लीजिए, ये द्वीपीय राष्ट्र टुवालू की राजधानी है और ये कहाँ पे है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एटॉल द्वीप कनारी द्वीप में है। प्रवाल शिखारिका, पिनेकल्स, बिखरी पृथक आकृति बीन प्रवालवत्ती होती है। ग्रेट चागोज बैंक एटॉल हिंद महासागर में है। कोरलाइट ये प्रवाल का घर है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं होगा ये आप लोगों से यहाँ से पूछा गया है।
तो चलिए, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपको। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सुमेलित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको एटॉल द्वीप कनारी द्वीप में दिया गया है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में है ये। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बाकी के तीनों यहाँ पे सही दिए गए हैं, इसकी भी व्याख्या आप लोग यहाँ से देख लीजिए। जो कनारी द्वीप है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, जो कि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के तट के पास अटलांटिक महासागर में है और स्पेन के अधिकार में है। ये एटॉल द्वीप नहीं है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अवरोधी प्रवाल भित्तियों के विषय में सही कथन है। यह सदा लगातार अविच्छिन्न कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला में पाई जाती है। सागरीय तट तथा इसके बीच कोई लैगून नहीं है। कभी कभी यह महासागरों में 100 मीटर से अधिक गहराई में विस्तृत हो जाती है। सामान्यतः विच्छिन्न श्रृंखला डिसकंटिन्यूअस चेन में पाई जाती है, अर्थात इसमें गैप भी होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है आप लोगों से। तो देखिए, जो अवरोधी प्रवाल भित्तियों के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, सामान्यतः विच्छिन्न श्रृंखला डिसकंटिन्यूअस चेन में पाई जाती है, अर्थात इसमें गैप भी होते हैं। तो डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी काफी अच्छी दी है सर ने, इसको यहाँ पे देख लीजिए। अवरोधी प्रवाल भित्तियां अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती हैं, वरन स्थान स्थान पर टूटी हुई होती हैं, जिसके कारण लैगून का संबंध खुले सागर से बना रहता है। अर्थात अवरोधी भित्तियों में स्थान स्थान पर अंतराल या फिर गैप होते हैं, जिन्हें ज्वारीय प्रवेश कहते हैं। ठीक है, क्या इनको बोला जाता है, ज्वारीय प्रवेश मार्ग बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ज्वारीय प्रवेश मार्ग क्या होता है। सागरीय तटों एवं अवरोधी भित्तियों के मध्य लैगून होती हैं। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी अवरोधी भित्ति यानी कि बैरियर रीफ है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट के 2/3 भाग को आच्छादित या फिर कवर करती है। इसमें कई ज्वारीय प्रवेश मार्ग टाइडल आइसलेट्स पाए जाते हैं। तो इसमें आप लोगों से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पहला ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी तट के नहीं है, ये कहाँ पे है, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है ये। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों सही यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कभी कभी इनके पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है और 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में 1920 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का लंबवत आकृति मंडल नहीं है। पुस्ता मंडल, बटर जोन या फिर बट्रेस मंडल। प्रवाल भित्ति का अग्रभाग, रीफ फेस या फिर भित्ति मुख। प्रवाल भित्ति वेदिका, रीफ टेरेस, शैवाल कटक। तो यहाँ पे लंबवत आकृति मंडल नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, जो लंबवत आकृति मंडल नहीं होता है वो आप लोगों का प्रवाल भित्ति वेदिका, रीफ टेरेस होता है। सी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। भित्ति वेदिका की स्थिति क्षैतिज रूप से शैवाल कटक के स्थलवर्ती पार्श्व पर होती है। इसका ऊपरी भाग सपाट होता है एवं विस्तृत होता है। निम्न ज्वार तल के बराबर या फिर थोड़ा उसके ऊपर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन तटीय प्रवाल भित्तियों फ्रिंगिंग रीफ्स के विषय में सही कथन नहीं है।
यह महाद्वीपीय किनारों के सहारे विकसित होती है। इसका निर्माण द्वीपों के किनारों पर होता है। इसका बोट चैनल से संबंध होता है, या फिर इसके सागरवर्ती भाग का मंद ढाल जेंटल स्लोप होता है। तो इसमें आप लोगों का फ्रिंगिंग रीफ के विषय में सही कथन आप लोगों से पूछा गया है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो इसके सागरवर्ती भाग का ढाल जो होता है वो मंद यानी कि जेंटल स्लोप होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवरोधी प्रवाल भित्तियां बैरियर रीफ्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं है। इसका निर्माण सागरीय तटों से लंब रूप में होता है। यह सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में सबसे बड़ी होती है। इसकी चौड़ाई सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों से अधिक होती है, या फिर यह सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में सबसे ऊंची होती है। अवरोधी प्रवाल भित्तियों के बारे में जो सही नहीं है वो आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे अवरोधी प्रवाल भित्तियों के बारे में, इसका निर्माण सागरीय तटों के लंब रूप में होता है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि सागर तट से थोड़ा सा दूर इसका निर्माण होता है और समानांतर रूप में होता है ये। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवालों के विषय में सही कथन नहीं है। प्रवाल तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रवाल तापमान रोधी टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं। प्रवाल जल के गंधलायन टर्बिडिटी के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रवाल ताजे जल के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इनमें से प्रवालों के विषय में जो सही नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा प्रवाल से संबंधित वो हो जाएगा कि जो प्रवाल है तापमान रोधी टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, जबकि प्रवालों का ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, वे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील होते हैं। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ देख लीजिए। देखिए, जो प्रवाल होते हैं सागरीय जल के तापमान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो ना तो बहुत ठंडे में रह पाते हैं और ना ही बहुत गर्म में रह पाते हैं। उनको 20 से 21 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी में प्रवाल क्या होते हैं, पनप पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। अन्यथा प्रवाल आपके क्या होते हैं, मर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रवाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ताजे जल का सागरों में आना प्रवालों की वृद्धि के लिए हानिकारक होता है। सागरीय तरंगों तथा महासागरीय धाराएं प्रवाल की वृद्धि के लिए प्रतिकूल होती हैं। सागरीय जल का अत्यधिक उच्च तापमान प्रवालों की वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। अत्यधिक लवणता वाला सागरीय जल प्रवालों की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों से सही पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे उच्च तापमान की बात कर रहा है, हटा देंगे। अब यहाँ पे लवणता अत्यधिक बात कर रहा है, हटा देंगे। ना तो अत्यधिक लवण में वो जीवित नहीं रह पाते हैं। सागरीय तरंगे महासागरीय धाराएं प्रवाल वृद्धि के लिए प्रतिकूल होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, धाराएं प्रतिकूल नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा कि जो ताजे जल का सागरों में आना प्रवाल की वृद्धि के लिए हानिकारक होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हानिकारक माना जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है इसकी व्याख्या। सागर एवं महासागरों जहाँ पर नदियों द्वारा ताजा जल लाया जाता है वहाँ पर प्रवालों का अस्तित्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं अपने साथ में बहुत मात्रा में अवसाद जो सेडिमेंट्स होते हैं जिसमें खाद और तलछट होती है वो साथ में लेकर के आती हैं, जिनके कारण जो प्रवाल होते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवालों के विषय में सही नहीं है। प्रवाल गहरे सागर जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रवालों के लिए सागरी जल में न्यूनतम गंधलायन टर्बिडिटी की आवश्यकता होती है। जुंगसथलाई शैवाल के बिना प्रवाल जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रवाल अत्यधिक ठंडे सागरीय जल में भी पनप जाते हैं।
चलिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब आपको साफ साफ तो दिखाई दे रहा है कि जो प्रवाल है अत्यधिक ठंडे सागरी जल में भी पनप जाते हैं, नहीं, उनको टेम्परेचर मिनिमम चाहिए होता है 20 से 21 का, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पे आप लोगों का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के तीनों आप लोग करेक्ट है, इनको पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रवालों के जीवित रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुकूल नहीं होता है? पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सागरीय जल, सागरों एवं महासागरों की कम गहराई, भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग, या फिर पर्याप्त सूर्य प्रकाश की सुलभता। तो यहाँ पर देखिए जीवित रहने के लिए कौन अनुकूल नहीं होता है पूछा गया है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय ऊष्मन हो जाएगा। ये इसके लिए प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल नहीं होता है। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया कि जो भूमंडलीय ऊष्मन है उसके कारण सागरी जल में तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाती है। अधिक वृद्धि अगर हो जाएगी यानी कि 20-21 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा, और जब ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो प्रवाल विरंजन हो जाएगा। विरंजन का मतलब प्रवाल मर जाएंगे और उनका जो कलर है वो डिस्कलर हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है, जिसके कारण जो होते हैं प्रवाल उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवाल के विषय में सही कथन नहीं है? प्रवालों को ताजे सागरीय जल की आवश्यकता होती है। ताजा सागरीय जल प्रवालों के लिए हानिकारक होता है। प्रवाल अत्यधिक लवणता वाले सागरीय जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। प्रवाल अंतः सागरीय चबूतरों पर अपनी बस्तियां बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए जो सही नहीं होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा कि जो प्रवाल हैं ताजे सागरी जल की आवश्यकता होती है, नहीं। अभी आप लोगों ने ताजे सागरी जल के बारे में पढ़ लिया था कि ताज़ा जल कहाँ से आता है? नदियों से। अगर नदियों से आएगा तो उनके साथ में सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स के कारण जो प्रवाल होते हैं उनके मुख बंद हो जाते हैं और बंद होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आप लोगों का जो पहला ऑप्शन ए दिया गया है वो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवाल के विषय में सही नहीं है? प्रवाल अत्यंत कम तापमान में जीवित नहीं रह सकते। प्रवाल चूना चूसते हैं एवं निकालने वाला जीव लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म होता है। प्रवाल तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। एक कोशिकाधारी प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस जुंगसथलाई पौधे शैवाल प्रवाल के शरीर के अंदर रहते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रवाल है तापमान के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रवाल होते हैं तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवालों के विषय में सही कथन है? प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग के कारण प्रवाल जंतु मर जाते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय सागरों एवं महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवालों का महासागरीय जल के न्यून लो तापमान में विरंजन ब्लीचिंग हो जाता है। प्रवालों का विरंजन सागरीय जल के अपप्रवाह डाउनफॉलिंग के कारण होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो क्या है? प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग होता है, उनके कारण प्रवाल जंतु मर जाते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है कि जो सागरी जल में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने से प्रवालों के शरीर में रहने वाले सहजीवी जुंगसथलाई पौधे जो शैवाल होते हैं इनके निकल जाने को ही क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल जंतुओं को अपने सहजीवी जुंगसथला से अपने भोजन का 60% प्राप्त होता है और जुंगसथलाई के बाहर निकल जाने से प्रवाल भोजन के अभाव में भूखमरी से क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। चलो
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित महासागरीय ज्वालाओं में से किस ज्वार की खगोलीय बल एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस के बिना ही उत्पत्ति होती है? दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड की, लघु ज्वार, नीप टाइड की, लाल ज्वार या फिर उपभू ज्वार की? तो खगोलीय बलों की जो उत्पत्ति होती है खगोलीय बलों के बिना, वो कौन सा ज्वार होता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे लाल ज्वार को। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे है ये यहाँ पे देख लीजिए। कुछ लाल भूरे सूक्ष्म सागरीय पौधों में इतनी तेजी से प्रजनन या फिर प्रस्फोटन होता है कि सागरीय सतह पर लाल भूरे पौधे का अपार समूह उत्पन्न हो जाता है। इसी को लाल ज्वार कहते हैं। अतः लाल ज्वार जैविक उत्पत्ति वाला यानी कि ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवाल जंतुओं को कोरलाइट कहते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मृत प्रवालों के अस्थि पंजरों से होता है। जुंक्शतलाइज शैवाल प्रवाल जंतुओं की सहजीवी साथी सिम्बायोटिक पार्टनर होती है। या फिर प्रवाल जंतु अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा 60% हिस्सा जुंक्शतलाई शैवाल से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए जो सही नहीं है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा कि जो प्रवाल जंतु हैं इनको कोरलाइट कहते हैं, जबकि प्रवाल जंतुओं को कोरलाइट नहीं कहा जाता है। प्रवाल के जो बाहर का शरीर का जो ढांचा होता है स्केलेटन होता है, इसको आप लोग कोरलाइट बोलते हैं, ना कि सभी प्रवाल जंतुओं को। तो यहाँ पे आप लोगों का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, चलो। आइजैक न्यूटन ने महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के अपने क्लासिक संतुलन सिद्धांत का निर्माण वर्षों में किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? 1787 में, 1687 में, 1685 में या फिर 1690 में? तो इसमें आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 1687 ने आइजैक न्यूटन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। आइजैक न्यूटन ने सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए अपना क्लासिक सिद्धांत दिया, जिसका नाम इन्होंने संतुलन सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत इन्होंने 1687 में प्रतिपादित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महासागरीय ज्वाला की उत्पत्ति के गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? D.W. जॉनसन ने, विलियम बेबेल ने, ई कांट ने या फिर लाप्लास ने? गतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे लाप्लास को। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। लाप्लास ने ज्वारा की उत्पत्ति के गतिक मॉडल पर आधारित महासागरीय ज्वारा की उत्पत्ति के लिए अपने गतिक सिद्धांत का सन 1755 में प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो गया। और ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि मेंबरशिप बारे में अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं है, तो वो हमने खुद अपने जान के नहीं किए, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और हम नहीं चाहते कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो ख़रीदने में। तो हम अपने हिसाब से उसमें भी वीडियोज़ ऐड करते जाएंगे। और हाँ, अगर हम चाहते तो ये वाली वीडियोज़ को भी हम मेंबरशिप बारे में जोड़ते जाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अभी इसको फ्री में देख लीजिए। और हम इसको जैसे ही UGC नेट का एग्ज़ाम होगा और इसको हम लोग मेंबरशिप वाले में पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।